गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपका सीरीज़ वाइज चैप्टर चल रहे हैं, आज आपका जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें है आपको पढ़ाना किसके बारे में दोस्तों? रासायनिक साम्यावस्था के बारे में। दोस्तों, रासायनिक साम्यावस्था टॉपिक है, तो देखते हैं रासायनिक साम्यावस्था में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रासायनिक साम्यावस्था। दोस्तों, जैसा कि आप पर स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि रिएक्शन प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें एक रिएक्शन दी गई है। यदि NH4OH रिवर्सिबल NH4+OH- हो तो अब क्रिया के प्रारंभ में 25 अणु हैं, इनमें से केवल 5 अणु वियोजित होते हैं, तो NH4OH के लिए वियोजन की मात्रा क्या होगी? दोस्तों, इसका सूत्र होता है वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। वियोजित अणु है 5 और कुल अणु है 25 अणु दिए गए प्रश्न में, तो 5/25 करेंगे दोस्तों, तो 1/5 आएगा, जिसमें 5 का भाग 1 में करेंगे तो 0.2 आएगा। दोस्तों, इसका आंसर आएगा 0.2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत अपवर्तनीय सुचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत अपघटनीय सुचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप दोस्तों बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, CuSO4 तथा CuCl2 दोनों के जलीय विलयन नीले होते हैं, इनका क्या कारण है? तो इनके दोनों विलयन के जो होते हैं, जैसे Cu++ के जलीय माध्यम में Cu++ एक्वस नीले रंग के कारण दोनों के जलीय विलयन नीले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी दुर्बल अम्ल के लिए K अर्थात वियोजन स्थिरांक C तथा अल्फा में क्या संबंध है? दोस्तों, इसका फार्मूला प्रूव करके बताया था मैंने, K अल्फा बराबर C⁴/1 - अल्फा। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल HCN के जलीय विलयन के लिए K का सूत्र क्या होगा? दोस्तों, इसका सूत्र होता है, HCN को अगर तोड़ेंगे तो H+Cn- में टूटेगा, जिसका फार्मूला बनेगा एक्टिव मास ऑफ H+ × Cn-HCN। ये है साम्य स्थिरांक वाले फार्मूले से देख सकते हैं, सूत्र ऊपर वाला ही है, C⁴/1 - अल्फा। कह रहा है निम्न के संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार लिखिए। दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग, NH3 संयुग्मी अम्ल, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं NH4+ संयुग्मी अम्ल है। अगर एक H+ NH3 में जोड़ देते हैं तो NH4+ हो जाता है, और एक घटा देते हैं तो NH2- हो जाता है, संयुग्मी क्षारक बन जाता है। HCO3- में एक H+ ऐड करेंगे तो H2CO3 बनेगा, और इधर H+ घटाएंगे तो उधर CO3- बनेगा। दोस्तों, NH4+ में एक ऐड करेंगे NH5++ हो जाएगा, एंड NH3 में एक H+ करेंगे तो यहाँ पे NH3 बनेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षारक सबके मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते जाएं। क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसके संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक कॉपी में नोट कर लीजिए। H+ ऐड करेंगे तो संयुग्मी अम्ल, H+ घटाएंगे तो संयुग्मी क्षारक। नोट कर लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न पूरा ऊपर था, 5 प्रश्न का आंसर एक साथ ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। NH3 का स्वतः प्रोटॉन लिसिस लिखिए, NH4+ + NH2-। ये है प्रोटॉन लिसिस, देख लीजिए। संयुग्मी अम्ल क्षार याद कीजिए दोस्तों, HCl + H2 H3 + Cl-, संयुग्मी अम्ल क्षार देख सकते हैं, इसमें HCl+, Cl-, उसमें NH4+, इसमें NH3। अगला क्वेश्चन है, CH3COO-, NH4+, BF3 और SO3 में अम्ल एवं क्षार बताइए। अम्ल एवं क्षार बताइए। तो बेटा, NH4+ अम्ल है, BF3 अम्ल है, SO3 अम्ल है, क्षार में CH3COO- होगा। अगला क्वेश्चन है, BF3, NF3, AlCl3, SnCl4 में कौन सा लुईस क्षार है? NF3 है दोस्तों, लुईस क्षार। उधर का प्रश्न दब गया, मैं बोले दे रहा हूँ, लुईस क्षार है NF3।
आगे कह रहा है निम्नलिखित में ब्रांस्टेड अम्ल और लुईस क्षारक की पहचान कीजिए। दोस्तों ब्रांस्टेड अम्ल जो होंगे वो HI और HCl होंगे और लुईस क्षारक RNH2 ROR होंगे, देख सकते हैं। आगे चलते हैं, उनकी बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम लिखना है। दोस्तों सबसे पहले C2H5OH, फिर C6H5OH, फिर CH3COOH, फिर HCOOH, ये बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। इसमें प्रबलता का घटता हुआ क्रम बताना है। पहले NaOH, फिर NH4OH, फिर BaOH, फिर H2O, सब ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है। अधातुओं से प्राप्त उदासीन एवं उभयधर्मी ऑक्साइड के कौन कौन से हैं? उदासीन ऑक्साइड CO, N2O और NO है। उभयधर्मी ऑक्साइड H2O बेटा। Cl2O3 के ऑक्सी अम्ल का सूत्र है HClO4। धातु के दो ऑक्साइडों लिखिए जो अम्लीय होते हैं, Mn2O7 CrO3। बहुप्रोटानी अम्ल किन्हें कहते हैं? वे अम्ल जो एक से अधिक प्रोटॉन देते हैं बहुप्रोटानी अम्ल कहलाते हैं, जैसे H2SO4, H3PO4, H3PO3। NO2 को मिश्रित अम्लीय एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं? NO2 जल में घुलकर दो अम्ल बनाती है, अतः ये HNO3 दोनों को मिश्रित अम्लीय एनहाइड्राइड देते हैं, जैसे 2NO2 + H2 बनेगा HNO3 + HNO2। निम्नलिखित को दिए हुए क्रम में लिखिए। अम्लीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम HClO, HClO2, HClO3, HCl। आगे है अम्लीय प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम HI, HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr। pH का बढ़ता हुआ क्रम NaCl, CH3COONA, NH4Cl, Na2CO3। क्षारीय की क्षारीयता का प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम I-, Cl-, Br-, F-, OH-, CH3COO-। ये सारे क्रम जो दिए गए हैं दोस्तों, इसमें इस तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसका आंसर जो बनेगा ये है, देख सकते हैं, ये आंसर दिए गए। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। बोरान के हैलाइडों की बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति के क्रम के कारण सहित व्याख्या कीजिए। BF3, BCl3, BBr3, BI3 ऐसा पश्च अवमानन के कारण होता है, बैक बॉन्डिंग के कारण होता है। BB जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। NaOH, NaHCO3 में दोनों एक विलयन के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, क्यों? NaOH प्रबल क्षार, NaCO3 अम्लीय लवण होने के कारण अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाती है, जिससे सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट लवण HCl की उपस्थिति में जल में घुल जाता है, क्यों? HCl H3PO3 से प्रबल अम्ल होने के कारण इसको अपघटित कर देता है और कैल्शियम क्लोराइड और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल देता है। संयुग्मी अम्ल क्षारक के वियोजन स्थिरांकों में क्या संबंध होता है? Ka × Kb = Kw। जल के आयनिक गुणनफल से किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसका मान 1 × 10⁻14 होता है। Kw का मान ताप के साथ कैसे परिवर्तित होता है? ताप बढ़ाने पर Kw मतलब जल का आयनिक गुणनफल का मान बढ़ जाता है। सम आयन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। दोस्तों सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं, ये परिभाषा इसमें पूछ रहा है। दोस्तों लिख लीजिए, सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा घट जाती है। यह प्रभाव सम आयन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव सम आयन प्रभाव कहलाता है। सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा घट जाती है। यह प्रभाव सम आयन प्रभाव कहलाता है। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है? 10⁻14। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता को सम आयन प्रभाव कैसे प्रभावित करता है? प्रबल विद्युत अपघट्य से प्राप्त सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता घट जाती है। CH3COOH के जलीय विलयन में सोडियम एसीटेट मिलाने पर H+ सांद्रता का प्रभाव क्या होगा? घट जाएगा। NaCl के संतृप्त विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने पर NaCl का अवक्षेपण हो जाता है। क्या सम आयन प्रभाव है? नहीं, यह आयनिक गुणनफल के मान को विलेयता गुणनफल से अधिक होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, pH 5.5 है तो pOH कितना होगा? दोस्तों pH + pOH = 14। इसमें सब विद्यार्थी जानते होंगे pH + pOH बराबर कितना होता है? 14 होता है।
तो यहाँ पर POH निकालना है, तो pH की जगह 5.5 रख देंगे। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे 14 की तरफ तो ये घट जाएगा, 14 - 5.5 हो जाएगा। और घटाने में दोस्तों कितना आएगा, 8.5 आएगा, 8.5 आएगा। किसी विलयन की pH 2 इकाइयों का परिवर्तन होता है, उसकी कितना परिवर्तन होगा, विलयन की H + 10 स्क्वायर गुना बढ़ जाएगी या 10 स्क्वायर गुना घट जाएगी, मतलब 100 गुना बढ़ जाएगी 100 गुना घट जाएगी, ये हो सकता है। निम्नलिखित दशाओं में विलयन की प्रगति बताइए। pH इज ग्रेटर देन 7 एंड pH इज लेस देन 7 एंड pH इक्वल 7। बेटा वो उधर का दब गया, देख लो। pH इक्वल 7 कह रहा, देखो ग्रेटर है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और एग्जैक्ट 7 है तो क्या होगा, तो उदासीन होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। pH पैमाने पर ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से pH पैमाने की परास 0 मतलब 0 से 14 के स्थान पर 0 से 14 से कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। चलिए इसको पढ़िए और आप लोग आंसर दे सकते हो तो दें। पहले आप ट्राई करें फिर मैं आपको बताऊं। पहले आप ट्राई करें। पहले आप ट्राई कर लें फिर मैं आपको बताऊं। चलिए दोस्तों, अमाशय रस का pH मान पूछ रहा है कितना होता है। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। ये कंपटीशन स्तर का प्रश्न है, ये कोई इधर ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव स्तर का प्रश्न है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सरल ये प्रश्न है, इसको आप नोट करते जाए। अमाशय रस का जो pH मान होता है दोस्तों वो 1 से 3 होता है। दूसरा है सिरका, कोई जानता हो कमेंट करें। सिरका का pH मान 2.4 से 3.4 होता है दोस्तों। मूत्र का pH मान कमेंट करें। मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 होता है। और रक्त का pH मान 7.3 से 7.5 7.4 समथिंग बोल सकते हैं। टमाटर का pH मान 4.2 होता है। काली काफ़ी का 5 होता है। दूध का pH मान 6.3 से 6.5। टमाटर का 4.2। आंसू का 7.4 नोट करते जाओ। समुद्री जल का 8.5। बारिश का जल 6। ये रहे उनके आंसर। नोट डाउन, इसको जल्दी से नोट कर लें। शेयर करो फटाफट क्लास को सभी लोग। गुड इवनिंग सभी साथियों, गुड इवनिंग। साथियों आप लोग परेशान न होइए कि आप लोगों का नाम नहीं ले रहे, सर नाम नहीं ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इस समय केवल पढ़ाई और प्रैक्टिस चल रही है, इस वजह से नाम का कोई अभी वो नहीं है। बाकी आप सभी लोग मेरे माइंड पे सेट हो, ऐसा नहीं कि आपको हम नहीं जानते, आप आ रहे हैं बराबर ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, मैं सबको देखता हूँ। तो नाम पे परेशान मत होइएगा कि सर आप मुझे पर्सनली गुड इवनिंग नहीं बोल रहे हैं। मैं सभी लोगों को गुड इवनिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे, और सभी लोगों को जो गुड नाइट करता हूँ। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों आप लोगों से एक सहयोग चाहिए। वो सहयोग क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CH3COOH के जलीय विलयन में सोडियम एसीटेट मिलाने पर सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों CH3COOH के जलीय विलयन में सोडियम एसीटेट मिलाने पर सांद्रता जो है बढ़ जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। नोट कर लें। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं, दिक्कत करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि बेटा पीएच मान किसे कहते हैं, तो क्या आप लोग बता पाओगे पीएच मान किसे कहते हैं? कोई साथी बता दे पीएच मान क्या होता है? देखिए पीएच मान जो होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। पीएच मान यहाँ पर मैंने लिखा H+ और यहाँ सांद्रता का ये साइन है और यहाँ पे लिख दिया माइनस का लॉग। दोस्तों पीएच मान क्या होता है? ये जो आप हाइड्रोजन आयन देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है, ये ब्रैकेट जिसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सांद्रता है। इतने को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता। क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। और ये माइनस है तो माइनस को बोलेंगे ऋण, और ये लिखा है लॉग। तो यही है पीएच मान। दोस्तों क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लाभ को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लाभ को पीएच मान कहते हैं। दोस्तों एक परिभाषा और बनती है, एक सूत्र और होता है H+ आयन बराबर 10⁻⁻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 ⁻
कहते हैं तो आप क्या बताओगे, pH मान, हाइड्रोजन आयन के ऋण लाभ को pH मान कहते हैं। दूसरा है, दूसरी परिभाषा बना सकते हो, pH मान 10 की वह ऋणात्मक घात है, pH मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जिसे pH मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करे। pH मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करे। देख सकते हैं। अब हम pOH मान की बात करते हैं। pOH मान, pOH मान, pOH मान क्या होता है? pOH मान जो होता है दोस्तों 10 की वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता को प्रकट करे, या फिर सेम टू सेम वही सूत्र है, pOH बराबर माइनस log OH माइनस। तो pOH यहाँ बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के ऋण लाभ को pOH मान कहते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि pH और pOH में जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है pH प्लस pOH बराबर 14, pH प्लस pOH बराबर 14, इतना होता है। और जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो होता है H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल 10 की पावर माइनस का 14। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अभी 10 मिनट बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप मेरी 10 मिनट बाद वाली क्लास को भी अटेंड करेंगे, जो इंटरमीडिएट क्लास चलेगी। सभी साथी कहीं जाइएगा नहीं, 10 मिनट बाद जो क्लास लगेगी उसको भी ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद भी वहाँ पे भी आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और जितने भी साथी जुड़े रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो साथी बाद में देखेंगे उनको भी धन्यवाद। चलिए भैया समाप्त करते हैं इस सेशन को यहीं पे।